गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी बेटे, जो है कल मैंने खुशप्रीत नहीं आई अभी नहीं आई, आने दो बच्चों को। हाँ जी, अभी हम ये कर रहे थे क्वेश्चन आंसर, तो इसके हमारे थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं। ठीक है, इसमें है, अब मैंने सोचा था आपको ना मैं चैप्टर भी समझा दूं साथ में, ठीक है। ये 10th प्रश्न करना था हमने, 10वां। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की जो है भौगोलिक स्थिति कैसी है वो बताना था हमने। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति किस तरह की है, ठीक है, ये प्रश्न करना हमने कि वहां का जो भौगोलिक रूप है वो कैसा है, ठीक है। तो ये इसके प्रश्न हो गए हैं, ये आपने रीड किए थे बेटे घर पे? हाँ जी बताइए, 9th क्लास। हाँ जी क्लास, आपने किए, रीड किए थे ये? बोलिए बच्चों, किए थे आपने? रीड किए थे? बोलिए दया, अनिष्का, ऋतिक। हाँ जी आपने किए थे रीड? बोलो बच्चे, रीड किए हैं आपने कि नहीं किए एक बार भी? तान्या, हिमांशी आपने किए थे? नहीं किए? बोलिए, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। सो डिस्कनेक्ट हो गया। दया आपने किए थे? दया बोलिए। कृति, तान्या, आपने याद किए थे प्रश्न उत्तर? बोलिए। तानिया, प्रश्न उत्तर रीड किए बेटे आप लोगों ने? यस मैम। बाकी बच्चों ने किसी ने नहीं किए? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ कि आपने एक बार रीड किए हैं ये प्रश्न उत्तर, लर्न किए हैं? तो अगर आप एक बार रीड नहीं करोगे तो आपको समझ कैसे आएगा। और एक चीज मैंने कल बताई थी आपको कि जो प्रोजेक्ट है वो आपको अभी देंगे हम, वो एक कंबाइन जो बन रहा है प्रोजेक्ट, तो मैंने कल आपको बताया था कि उससे रिलेटेड जो चाहे वो उसके ऐतिहासिक स्थल हो या फिर उसके, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो उसके, चाहे उसकी भौगोलिक स्थिति है, चाहे उसके लेखक और कवि है, ठीक है। तो आपने उसमें से कोई भी जो टॉपिक जो आपको दिया जाएगा वो करना है। मैंने आपको समझा भी दिया था कि कौन कौन से टॉपिक है और कैसे कैसे करने हैं। खुशप्रीत को मैंने बोला भी था, उसने मुझे वो भेजे भी थे, 2-3 जगह के नाम भेजे थे उसने कि वहां के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अगर लिखना हमने दादर नागर के, तो वो कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं। टॉपिक जो दिया हुआ है उसमें, उसके अंदर
चेंज भी हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि वही वाला टॉपिक दिया जाएगा। कल मैंने सोचा था कि उसके कवि और लेखक वो हम उसके ऊपर लिखेंगे, लेकिन फिर हो सकता है कि टॉपिक चेंज हो जाए, ये ही ना रहे। ठीक है, तो कल मैंने जो बताए थे टॉपिक जरूरी नहीं है कि वही रहेंगे, चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आई आपको? दया, हिमांशी, कल मैंने बताया था ना कि वो वाले टॉपिक शायद उसकी जो है भौगोलिक स्थिति या फिर उसका साहित्य, लेखक और कवि कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखने के लिए। कल आप थे क्लास में? यस मैम। हाँ, तो हो सकता है टॉपिक चेंज हो जाए। अगर 2 टॉपिक दिया जाएगा फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक बारी। ठीक है, ये खुशप्रीत ने मुझे कुछ वहां की भौगोलिक उसके भेजे थे मेरे पास नाम, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वहां पर कौन कौन से जो हैं स्थान हैं। जैसे वहां पर भेजे थे इसने, अभी बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से थे। इसमें इसने बताए हैं एक सिल्वेसा बीच है वहां पर, और एक स्वामी नारायण टेम्पल है, और एक बद्रीनाथ टेम्पल। ये बताए थे वहां के जो जगह है वहां की। बद्रीनाथ टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल और सिल्वेसा बीच। बीच है वहां पर एक वो, और 2 मंदिर है, बद्रीनाथ और स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने यही लिखना है, वो जो आपको हम टॉपिक देंगे आपने उसके ऊपर लिखना होगा। ठीक है, समझ आइए बच्चे? बोलिए, बोलो। तानिया, कृति, यस मैम। पता लग गया? तानिया, तानिया धीमान, तानिया, इन्होंने माइक नहीं कनेक्ट किया हुआ, कृति ने और तानिया ने। तानिया अपना माइक कनेक्ट करो। कृति, आपने भी नहीं माइक कनेक्ट किया हुआ, फिर आपको समझ कैसे आएगी? और 9th क्लास आपकी जो अटेंडेंस है वो लगनी शुरू हो गई है। अब जो बच्चे लाइव में आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस लगेगी, तो इसलिए जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनकी एब्सेंट लगेगी। ठीक है, और जो कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो में नाम भी नहीं लिखते, तो जो लाइव बच्चे आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस अलग हो रही है, तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। आपके लिए आना, लाइव क्लास में आना जरूरी है। मैंने आप समझा दिया आपको कि लाइव क्लास में आना जरूरी है सबके लिए। अब पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी थी? ठीक है, वहां का जो वातावरण है, मौसम है, जलवायु है, वो कैसी थी? तो तिब्बत भारत के उत्तर में है, जो नेपाल का पड़ोसी है, पड़ोसी देश है तिब्बत। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत की भारत से भी लगती है और चीन से भी लगती है। तिब्बत के जो लोग हैं वो भारत के कल्चर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं। ठीक है, और तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तल से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे हैं, बीहड़ है। बीहड़ मतलब इसमें जंगल है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक खतरनाक जो है शून्य प्रदेश बसे हुए हैं। खतरनाक प्रदेश, शून्य मतलब कि वहां पर वो नहीं है। अनुपमा मैम,
वो दे दो मुझे, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट। ठीक है, वो जो हैं सारे प्रदेश हैं जो ऊंचे नीचे हैं, पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक शून्य प्रदेश है। मीलों मील तक कोई आबादी नहीं है यहाँ पर, और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं, बर्फीली चोटियां, और दूसरी ओर ऊंचे नीचे नंगे पहाड़ हैं। त्रिंगी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय मतलब मंदिर स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। ठीक है, तिब्बत की ये भूगोलिक स्थिति बताई हुई है कि तिब्बत है जो वो किस तरह का प्रदेश है। पहाड़ी है, समुद्र से 16-17 हजार फुट ऊंचा है, रास्ते भी ऊंचे नीचे हैं, और पहाड़ों के सिरों और नदियों के मोड़ खतरनाक है। आबादी कम है, बर्फीली चोटियां मतलब कि वहां पर जो है बर्फ ज्यादा पड़ती है, बर्फीली चोटियां हैं वहां पर। त्रिंगी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। बीच में एक पहाड़ी है जिस पर मंदिर स्थित है, और दिवाले के पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाए गए हैं। जो दिवाले के मंदिर, मंदिर को किससे सजाया गया है? रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। बेटा आपने ये जो बच्चे हैं ये बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी ऑडियो भी नहीं कनेक्ट की हुई, आपको बेटे कैसे समझ आएगा? हैं काजल और ये कृति, इन्होंने तो ऑडियो भी नहीं कनेक्ट की हुई है। काजल ने तो की है, ये कृति पंजा। बोलिए। तो क्या समझ आना है इनको कि कैसे क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं या नहीं? बोलिए। एक बार अपनी वीडियो ऑन कीजिए क्लास। समझ आ रही है आपको मैं क्या समझा रही हूँ? बोलिए। यस मैम। दिवांशी, काजल, दया, हिमांशी, समझ आ रही है बेटे क्या समझ पढ़ रहे हैं हम? यस मैम। यस मैम। तो ये कृति बंसाई ये किस लिए बैठे हुए हैं क्लास में जब इन्होंने अपनी ऑडियो नहीं ऑन कनेक्ट की? तो अब मैंने बता दिया आपको कि मैंने अब लाइव की मैंने अटेंडेंस लगानी है जो बच्चे डेली आ रहे हैं, बाकियों की सबके एब्सेंट लगी। फिर है कि जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। पहाड़ों और नदियों में का जो रास्ता है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा सूना है, बर्फ बहुत पड़ती है, और एक ही मंदिर है और उसमें पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों से उसे सजाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, ठीक है, तो उस यात्रा के दौरान आपके अनुभव क्या क्या हुए? अब ये लिखता है इसमें, ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया। हम 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। जब हम डायरी लेखन करते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, और इसमें अनुच्छेद है जो वो भी इसी तरह से आएगा। ठीक है, अगर हमने अनुच्छेद लिखना है वो भी ऐसे ही होगा। फिर है, अभी 25-30 किलोमीटर ही चले थे हम कि घर घर आकर गाड़ी रुक गई। फिर है कि हमने देखा आसपास शहर या कोई कस्बा नहीं था, सड़क के दोनों ओर क्या थे? खेत ही थे। रास्ता सुनसान था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पिताजी ने उतरकर देखा कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही। हमें वहां खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की।
मतलब कि कुछ सहायता मिल जाए, परंतु लोग जल्दी में थे, कोई रुकना ही नहीं चाहता था। शाम होने जा रही थी, हम लोगों को भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने उसे मुश्किल से चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो पिताजी ने चाचा जी को फोन किया। वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए, तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हुई। इसी बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और रात को 12:30 बजे देहरादून पहुंच गए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं, यहाँ कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, तो वह समस्याओं से भरा दिन जो है हमें याद आ जाता है। ठीक है। फिर है यात्रा वृतांत। गद्य साहित्य की एक विधा है, मतलब एक लिटरेचर की एक काइंड है। लिटरेचर में तो पोइट्री भी होती है, ठीक है, लेकिन साहित्य गद्य साहित्य जो लिखा हुआ साहित्य है एक किस्म है। इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी काइंड्स हैं, ठीक है, विधाएं हैं। तो इसमें कौन कौन सी विधाएं आई हैं? जब हमने पढ़ा है दो बैलों की कथा, ये क्या है? एक कहानी है, ठीक है। फिर ल्हासा की, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एक यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है। फिर सांवले सपनों की याद, ये एक रेखा चित्र है, उसके बारे में है, ठीक है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये एक रिपोर्ट शैली है, रिपोर्ट लिखी गई है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ व्यंग है। मेरे बचपन के दिन, ये क्या है? संस्मरण है, याद मतलब कि याद के बारे में है, लेखिका की पत्र है ये। एक कुत्ता और मैना, ये एक निबंध है, ठीक है। तो साहित्य की विधाओं यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय क्या होता है? यात्रा का वर्णन करना। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी में संस्मरण में मानव वृत्ति का चित्रण है। कहानियों में क्या होता है? मनुष्य का पूरा चित्रण होता है। संस्मरण में घटनाओं का वर्णन ज्यादा होता है, ठीक है, संस्मरण होता है। अब है भाषा अध्ययन। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जाता है। सुबह होने से पहले हम गांव में थे। को फटने वाला था, मतलब सुबह होने वाली थी और हम गांव पहुंचे, ठीक है। फिर है तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंचे। इसी तरह ये वाक्य दिया हुआ है, इसको हमने अलग तरीकों से लिखना है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तो ये तो है कि भाषा को कहने का तरीका। अब है कि इस चैप्टर के बारे में मैंने बोला था आपको मैं चैप्टर समझाऊंगी, अब आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। अब आप क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े ही नहीं है तो आपको समझ कैसे आने हैं? हाँ जी, ये बताओ कि लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान क्यों नहीं मिला? भिखमंगे के वेश में होने पर उसको उच्च स्थान मिला। दूसरे समय जब वो भद्र वेश में था, मतलब सज्जन अच्छे पर्सनैलिटी में था, तो उसको उच्च स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई बता सकता आप में से? बताइए बच्चे, बता सकते हैं कोई? यस मैम। हाँ जी, वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, अपनी सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे एक बारी पहले, फिर बताना। वीडियो ऑन कीजिए। खुशप्रीत है क्लास में? आइए खुशप्रीत। यस मैम। खुशप्रीत, वो मेरे को मिल गया था, वो जो आपने भेजा था, ठीक है, उसमें स्वामी नारायण मंदिर और एक आपने बोला था उसमें एक बीच है ना, और एक और मंदिर है। तो अब जरूरी नहीं कि यही वाले टॉपिक होंगे, हो सकता है कि जो मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह से करेंगे, टॉपिक जो है चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कोई और टॉपिक भी हम देख लेंगे।
ठीक है, समझ आई बेटे? यस मैम। वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। दया, दिवांशी, खुशप्रीत, हरमांशी, वीडियो ऑन कीजिए सभी। दया, दिवांशी। अब मैंने ये बता दिया कि ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस लगेगी, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी लाइव की अटेंडेंस हुआ करेगी, ठीक है। इसलिए बाकी मैं उनकी प्रियंका मैम की क्लास में भी अनाउंस करूंगी कि जो बच्चे क्लास में आएंगे उनकी अटेंडेंस लगा करेगी, बाकियों के एब्सेंट लगेगी, ठीक है। तो मैं उनकी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को उनकी क्लास में जाके मैंने अनाउंस करना है कि बच्चे जो हैं नहीं आ रहे तो एब्सेंट होगी उनकी क्लास में। अब मैंने आज बता दिया। अब आप बताइए कि लेखकों जो है भिखमंगे के वेश पे होने पर रहने को जगह मिली, लेकिन जब वो सज्जन वेश में था तो उसको उचित स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? दिवांशी बोलो, क्यों नहीं मिला था? मैम उसको इसलिए अच्छी जगह नहीं मिली रहने के लिए क्योंकि वो रात के समय गया था। उस टाइम पे लोग झड़क पी के बेहोश मतलब होश में नहीं रहते हैं। और दूसरा उसका वहां पे किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं था। और पहली बार में उसको रहने को जगह क्यों मिली? क्योंकि वो सुमति के साथ आया था और दिन के टाइम गया था। सुमति की वहां पे अच्छी जान पहचान है। सुमति एक बौद्ध भिक्षु था, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को वहां बहुत माना जाता है ना, बौद्ध भिक्षुओं को वहां बहुत सम्मान प्राप्त है। तो जब वो बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ गया था तो वहां पर उसको क्या हुआ था, पहचान उसको जगह मिल गई थी रहने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो 5 साल बाद दोबारा गया और सज्जन वेश में गया तो वहां पर लोग पहुंचा शाम को, लोग शराब पी करके बेहोश थे। उन्हें ना तो उन्होंने उसे पहचाना, ना उसको कोई रहने की जगह मिली, ठीक है। और सुमति भी उसके साथ नहीं था, ठीक है। हाँ जी, दूसरा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? पुष्प्रीत, किस प्रकार का डर था उनको? किस प्रकार का डर था? डाकुओं का मैम। डाकुओं का। किस लिए था बच्चे डाकुओं का डर? मैम डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर पैसे लेकर वहां से फरार हो जाते थे। और एक और रीजन है। और तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। हाँ, तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं था। 1 मिनट बच्चे वेट करना।
फिर दूसरा है कि तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। जैसे अपने भारत में है ना अभी यहाँ पर कि अगर कानून कोई आपने गन रखनी है या पिस्टल रखनी है या कोई हथियार रखना है तो उसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है पहले, ठीक है। तो वहां पर क्या था, कोई इस तरह का कोई कानून नहीं बना था, तो लोगों के हाथों में खुलेआम पिस्तौल और बंदूक रहती थी, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है अगला। लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से लेखक किस कारण पिछड़ गया? दया, किस कारण पिछड़ गया था? बोलिए दया। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? दया, पता नहीं आपको? दयाचंद, लेखक अपने लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? दया यस मैम। बताइए, सो रहे थे क्या? लेखक अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था लंकोर के मार्ग में? उनका घोड़ा बहुत सुस्त हो गया था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था। और क्या रीजन था? वे भटक हाँ जी, और क्या रीजन था? और बेटे वो गलत रास्ते पर चला गया और 1.5 मील दूर चला गया था और वहां से फिर उतना ही वापस आया, तो इस कारण जो है उसको देर भी लगी थी और उसको सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। हाँ जी, अगला है लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया, क्यों? काजल बताइए क्यों? काजल। क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता। ठीक है। और दूसरी बार में क्यों नहीं उसने रोका? बोलिए, दूसरी बार में। बोलिए बच्चे। मैम नैना। क्योंकि वह अकेले हाँ, रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियां उसको जो है का पुस्तकें मिल अध्ययन गई थी करना चाहते थे। पढ़ने के लिए। क्या मिल गया था? पुस्तकें मिल गई थी पढ़ने के लिए, इसलिए उसने दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नैना, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नैना। मैम उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे उनका घोड़ा बहुत सुस्त था तो वो अपने दोस्तों से पिछड़ गए। साथ में वो 1.5 मील दूर गलत रास्ते पे चले गए तो उनको फिर दोबारा सही रास्ते पर आना पड़ा, वो लेट हो गए। और फिर जगह जगह उनको बहुत सारी कठिनाइयां आई और क्योंकि वो बहुत नए थे इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चे? अब ये हो गया ना कंप्लीट? बोलिए। यस। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, कल। ठीक है जी, चलिए बाय बाय बेटे।